बाजार बोलता है, क्योंकि पहले हमें डेटा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम देखते हैं कि बाजार क्या बोलना चाहता है। एफ आईज डी आईज का डेटा देखते हैं कि क्या कुछ एफ आईज बोल रहे हैं, क्या कुछ डी आईज के डेटा बोल रहे हैं। तो एफ आईज डी आईज के डेटा में अगर हम इस वीक में देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव रुझान रहा, और कल के अगर सत्र में देखें तो एफ आईज ने करीब 415 करोड़ की बाइंग की, वहीं डी आईज ने करीब 326 करोड़ रुपए की सेलिंग की है इंडियन मार्केट में। तो ओवरऑल जो रुझान है वो थोड़ा मिक्स है, क्योंकि डी आईज कुछ हद तक आप प्रॉफिट बुक भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीच बीच में उनकी जब मैसिव बाइंग आती है, जो कि हमने परसों के सत्र में देखी, तो एफ आईज और डी आईज की बाइंग मिलाकर ही करीब 15,000 करोड़ रुपए की बैठ रही थी। वहीं पर ग्लोबल मार्केट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कल चाइना की तरफ से एक रेट को लेकर एक खबर आई थी कि वहाँ पर रेट कट नहीं हुआ और वो नेक्स्ट ईयर तक डेफर करने की इंडिकेशन दे रहे हैं। वहीं अगर निकाई में देखें तो इस समय फ्लैटिश रुझान देखने के लिए मिल रहा है। कोस्पी में करीब 1% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। शंघाई में करीब ½ की गिरावट है। हैंसेंग में आज थोड़ी सी ज़्यादा तेज बिकवाली देखने के लिए मिल रही है, करीब 1.71% देखने के लिए मिल रहा है। वहीं डाउ अगर देखें तो एक हरे निशान के साथ कल की क्लोजिंग देता हुआ। तो बढ़ते हैं हमारी खास आज की जो लाइमलाइट है उस खबर पर, एक्सेंचर पर, क्योंकि एक्सेंचर ने कल खबर आई, उनके रिजल्ट्स आए, गाइडेंस भी घटाई, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि उनकी जो गाइडेंस थी वो अनुमान से बेहतर थी, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि आज आईटी शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। कंपनी ने इस साल के लिए जो अपनी रेवेन्यू गाइडेंस दी है वो 1.5 से 2.5% की दी है। उनका जो ईयर एंड होता है वो अगस्त में होता है, तो जो उनका फिस्कल ईयर जब अगस्त में एंड होगा उसके लिए उन्होंने जो गाइडेंस दी है वो 1.5 से 2.5% की दी है। अब गाइडेंस घटाने की जो बात हो रही है वो ये इसलिए है क्योंकि उनका जो हायर केस था, पहले जो उन्होंने गाइडेंस दी हुई थी वो थी 1% से लेकर 3% की, तो जो 3% से घटाकर उन्होंने 2.5% किया, तब रात से ये बातें हो रही थी कि एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस घटा दी। लेकिन उन्होंने जो लोअर एंड की जो अपनी गाइडेंस थी 1% से बढ़ाकर 1.5% भी की, तो यहाँ पर भी देखना होगा। अब जो एनालिस्ट कम्युनिटी मान रही थी कि उनकी किस तरह की ग्रोथ रहेगी, तो वो थी 1.6% की। तो अब चूंकि 1.6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी और वो हायर साइड पर अभी भी बोल रहे हैं कि हम 2.5% तक जा सकते हैं, तो जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो ये मान रही है कि कहीं ना कहीं ये 2% की ग्रोथ दे देंगे, विच इज़ बेटर देन द एस्टिमेट्स। इसीलिए हमने देखा कि एक्सेंचर के शेयर में कल भी एक अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दी, और उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी शेयरों पर भी देखने के लिए मिल रहा है। आज उस पर 1-2 रिपोर्ट्स भी आई हैं। नोमुरा जिसने कि एक्सेंचर पर कहा है कि एक तो एक्सेंचर एआई पर ज़्यादा फोकस करेगी, और FY25 में इंडियन जो बड़ी कंपनियां हैं उनके रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। उन्होंने कुछ एक शेयर्स भी सुझाए हैं, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, इक्लॉक्स, इन सभी पर उन्होंने बाय रेटिंग दी है। वहीं उन्होंने जो रिड्यूस रेटिंग दी है वो TCS, विप्रो, LTI, माइंडट्री और साथ ही एम्फेसिस और L&T टेक, ये 5 शेयर जहां पर कि उन्होंने रिड्यूस रेटिंग दी है। कोटेक ने क्या कहा एक्सेंचर की रिजल्ट्स के बाद और उनकी गाइडेंस कट होने के बाद? उन्होंने कहा है कि गाइडेंस घटाई तो हैं, लेकिन मिड पॉइंट ग्रोथ जो कि 2% है, यही रहना एक बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि 1.6% हम बता भी रहे थे कि एनालिस्ट कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही थी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ज़्यादा बुकिंग होना भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेंचर की जो बुकिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है, जो कि पॉजिटिव होगा अन्य भारतीय आईटी कंपनीज के लिए। और हमने रुझान भी बनते हुए देखा कि आईटी इंडेक्स में एक अच्छी खासी तेजी आज बनती हुई दिखाई दी। रुचि जी, आप पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं और कौन से आईटी कंपनीज पर आप फोकस कर रहे हैं इस समय? जी, आईटी एज अ स्पेस हम देखेंगे तो काफी लंबे समय से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया। इनफैक्ट आप लास्ट 2 क्वार्टर देखेंगे तो आईटी के जो हेवीवेट्स है, आईटी इंडेक्स है, उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अपमूव नहीं रहे। और अब बाजार आई थिंक ऐसे सेगमेंट्स को में बाइंग इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है और ज्यादा तेजी अब तक हुई नहीं है। तो आई थिंक डेफिनेटली आईटी विद इन दैट बास्केट या विद इन दैट फ्रेम बैठ रहा है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउन साइड काफी लिमिटेड है। कुछ स्टॉक सच एज इन्फोसिस है, HCL टेक है, आई थिंक लार्ज कैप स्पेस में से, और टेक महिंद्रा है, आई थिंक लार्ज कैप स्पेस में से ये स्टॉक्स अच्छे आउट परफॉर्म आगे चल के कर सकते हैं। पर थोड़ा स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव एक्सपेक्ट कीजिएगा। आई डोंट एक्सपेक्ट कि स्टॉक्स में कुछ बड़ी फास्ट मोमेंटम आपको रहेगी। बट हाँ, अगर आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर कुछ आईटी स्पेस में बॉटम फिशिंग करने को देख रहे कि जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने को देख रहे हैं, तो आई थिंक काफी अच्छा पॉइंट है, जंक्चर है कि जहाँ पे आईटी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है और ऐसे लार्ज कैप नेम्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं।
बिल्कुल, अगर इन्फोसिस में देखें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी है और उसका कारण भी रहा है क्योंकि कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको अपग्रेड किया और आज भी अगर देखें करीब 2% ऊपर इन्फोसिस चलता हुआ। वहीं अगर टीसीएस पर नज़र डालें तो करीब 1.25% का उछाल इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिल रहा है। वहीं एचसीएल टेक पर नज़र डालें तो करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिल रही है। विप्रो करीब 1% तेज होकर कामकाज कर रहा है। वहीं टेक महिंद्रा जहां पर कि काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं तो यहां पर भी 1.25% का ही उछाल देखने के लिए मिल रहा है। रुचिन जी, अगर देखें तो जो मिड कैप आईटी है ये भी परफॉर्म नहीं कर रहा था और बहुत सारी जो रिपोर्ट्स पिछले दिनों में आई हैं उनका कहना है कि लार्ज कैप आईटी के लिए थोड़ा सा अपने बिजनेस को ग्रो करना थोड़ा टफ होगा, लेकिन मिड कैप आईटी के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। हाउ डू यू सी मिड कैप आईटी? सो मिड कैप आईटी में भी एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मेरे ख्याल से रख सकते हैं यहाँ पे। एम्फेसिस नो हमें लग रहा है कि एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे काफी फेवरेबल है कि जहाँ पे करेक्शंस नो ऑलरेडी हो चुके हैं और प्राइस अपमूव में रिसेंटली अच्छे वॉल्यूम्स फिर से होने लगे हैं। और आई थिंक दूसरे भी अगर मिड कैप आईटी देखेंगे तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो बेटर रिटर्न्स वहाँ पे भी बन सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि प्रिफर्ड पिक अगर फ्रेश बाइंग मिड कैप स्पेस में से करनी है तो एम्फेसिस में खरीदारी करंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं। जी, दर्शकों को भी बता देते हैं कि अगर उनके कुछ भी सवाल हैं वो अपने सवाल यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। कुछ एक सवाल ले लेते हैं। श्वेता सिंह का सवाल है, पूछ रही हैं इंडस टावर और बजाज फाइनेंस, आपकी ओपिनियन चाहिए सर। तो इंडस टावर ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग है। नीचे स्टॉक में 320 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस भी बना हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अप्रैल में जो हाई बना था उसके बाद एक कंसोलिडेशन पूरा पैन आउट हुआ है। अप्रैल के एंड में ये स्टॉक ने लगभग 365 के आसपास का हाई बनाया था। तो ये पूरा जो कंसोलिडेशन है वो मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज लग रहा है जिसमें हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। 300 से 320 ये रेंज अगर आती है तो वहां पे आप ये स्टॉक में ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन थोड़ा मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस अब तक स्टॉक में इतना ट्रेंडेड फेज के साइंस नहीं है। हमें काफी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस बजाज फाइनेंस में देखा है जो 2021 में हाई बने थे। उसके बाद मार्केट पिछले 1-1.5 साल में हमने काफी अच्छी तेजी देखी जहां पे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये दोनों ही स्टॉक्स के पार्टिसिपेशन नहीं रहे। सो फिलहाल तो लग रहा है कि और कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकते हैं। रिसेंटली भी देखे तो स्टॉक में लास्ट 2 महीने में भी जब भी 7400 के आसपास आ रहे हैं तो वहां पे फिक्स से रेजिस्टेंस बन रहा है और सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जब तक ये 7400 के लेवल्स ब्रेक नहीं कर देता है तब तक आई थिंक एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रखेगा जिसमें नीचे 6500 के आसपास 65 से 6600 के बीच में सपोर्ट रहेगा और 7400 रेजिस्टेंस रहेगा। सो अगर आप ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो बजाज फाइनेंस को फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। रादर डिप्स पे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनमें आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है दीपक गर्ग जी का। हेरिटेज फूड के एनालिसिस पूछ रहे हैं। इन्होंने 630 रुपये पर लिया था, होल्ड करना चाहिए या लॉस में है अभी, क्या होल्ड कर सकते हैं सर? सो हेरिटेज फूड्स में नो रिसेंटली काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव हमने देखा है, स्पेशली इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद में नो जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था उसके बाद हमने काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अपमूव देखा है। इन शॉर्ट टर्म में थोड़ा और कंसोलिडेशन रह सकता है क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा रनअप ऑलरेडी हो चुका था। स्टॉक के 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट 530 के आसपास आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि 530 के आसपास स्टॉक एक सपोर्ट बनाए और फिर नो इनकेस अगर तेजी होती है तो उसके बाद अपमूव फिर से रिजम्पशन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा करेक्शन और नो 530 तक एक्सटेंड हो सकता है। सो ना अगर पोजीशंस काफी ज्यादा है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो आप थोड़ा लाइटन अप हो सकते हैं। अदरवाइज नो अगर लिमिटेड पोजीशंस है तो 530 के सपोर्ट के आसपास स्टॉक का कैसा रिएक्शन देता है उसके लिए थोड़ा वेट करें। जी, रोहित यादव इनका सवाल है रेमंड पर। सर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते, क्या करना चाहिए इनको? बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए स्टॉक में। स्टॉक में रिसेंटली काफी अच्छा रनअप ऑलरेडी हमने देख चुका है कि स्टॉक में हुआ है। हालांकि ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है और जो स्टॉक में प्राइस अपमूव्स आ रहे हैं वो एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए, कंपेयर टू डिक्लाइंस में वॉल्यूम्स कम रहते हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है। 2300 से 2400 ये रेंज रहेगी जहां पे स्टॉक में एक सपोर्ट बनेगा। सो इनकेस कोई डिप्स आता है तो वहां पे डिप्स पे एक्यूमुलेट करे रादर देन चेस करना। बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमने बात की कुछ एक आईटी शेयर्स पर जहां पर कि आज हमें पॉजिटिव रुझान बनते हुए दिखाई दिया मॉर्निंग के सेशन में। साथ ही हमने बात की कुछ एक कॉलर्स की जिनमें कि जो सवाल हैं उनके रेमंड्स और जो दूसरे शेयर्स हैं उन पर बात की। बाजार बोलता है आज इतना ही।